मेरी ताकत का एहसास बीजेपी को भी है, आरजेडी को भी है, इंडिया गठबंधन के तमाम तर लोगों को है। बीजेपी जितना परेशान हमसे हैं, उससे कम परेशान ये शेडो सेकुलर्स नहीं है। यकीन जानिए कि बिहार में इस वक्त ज़्यादा भाइयों की आबादी 14% है और इसमें से इनके लगभग 6 से 7% लोग भाजपा में जा चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं? लालू तेजस्वी सब ठग रहे हैं मुसलमान को। इसमें कोई शक की बात है क्या? इसमें कोई शक की बात है क्या? इसके मन राजद नहीं चाहती है कि मुस्लिम लीडरशिप उठे। कोई धक्का मारता है, कोई हलाल करता है। साहब मैं किधर जाऊं भागकर इस सियासी जंगल में? एक तरफ दरिंदा है, दूसरी तरफ शिकारी है। और कहा यह जा रहा है कि पर्दे के पीछे ओवैसी और मोदी जी में सेटिंग है। क्या वाकई सेटिंग है क्या? टीवी 9 के इस मंच पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल साहब का जोरदार स्वागत करिए। एक बार फिर से ताली बजाइए, क्योंकि टीवी 9 के मंच पर आए हैं। इनको हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं और बिहार में AIMIM को इन्होंने जिस तरीके से मजबूत किया है और लगातार जिस तरीके से ये सड़कों पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और एक बात इनके लिए जो काबिले तारीफ कही जाती है कि दरअसल ये हर समुदाय को जो साथ लेने का प्रयास करते हैं, भले ही दूर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि AIMIM में है तो ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन इनके नेता जो ओवैसी साहब हैं, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से उनकी लोकप्रियता अन्य समाज में भी बढ़ी और लोग किस तरीके से उनको नेशनलिस्ट करार देने लगे सोशल मीडिया पे। बहरहाल ये पॉलिटिकल बातें हैं, वो पहले भी नेशनलिस्ट थे, मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि AIMIM को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से अख्तरुल साहब बिहार में काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर यह बताता है कि पिछली बार जो 5 सीटें जीता इन्होंने, तो ये फैक्टर बता दिया कि 5 पर जीत हुई है, 3 पर 2 नंबर में है। इसलिए सीमांचल में AIMIM बड़ी ताकत है। इस बात को एक्नॉलेज दिल्ली में भी किया जाता है, ये मैं कह सकता हूं। तो अख्तरुल साहब, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, आपका बहुत स्वागत है। मैं जानता हूं उसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहूंगा। वजह यह है कि मैं उसको हवा देना नहीं चाहता, तूल देना नहीं चाहता। कई बार कुछ गलत चीजें होती हैं, उसको दवाई देना चाहिए, उसकी चर्चा से माहौल खराब होता है। पर आप यहां पर आए और इस बीच में आए, इसलिए एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया। नहीं साहब, शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपके शुक्रिया अदा करने का शुक्रिया अदा करता हूं। और चूँकि आप सीमांचल की धरती पर आए हैं, इसलिए टीवी 9 की पूरी टीम का हम हार्दिक इस्तकबाल और अभिनंदन करते हैं। पर सीमांचल में आए और आपसे मुलाकात नहीं हो तो सीमांचल में आने का कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ता। ये सच्चाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे याद किया। मैं इसके लिए फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन मैं अब आपसे कुछ कड़े सवाल भी पूछूंगा, जानना चाहूंगा कि आखिरकार आपकी स्थिति क्या है। क्योंकि पिछली बार तो आपने जोरदार प्रदर्शन किया, 5 पर जीते, 3 पर सेकंड नंबर पे रहे। क्या आपको ये लग रहा है कि आपकी ताकत का एहसास आरजेडी को हो गया है और आरजेडी को लगता है कि मुस्लिम समाज आपकी तरफ ना चली जाए और इसलिए आरजेडी आपको तवज्जो नहीं दी? मेरी ताकत का एहसास बीजेपी को भी है, आरजेडी को भी है, इंडिया गठबंधन के तमाम तर लोगों को है। और मुझे आप आंक रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत छोटी सी मुद्दत हुई है। 2015 में ही बिहार में कदम रखा पार्टी ने और 2019 के बाई इलेक्शन में हम असेंबली में कदम रखे हैं और 20 में ये लोग हमको इग्नोर किए हुए थे या अंडर एस्टिमेट किए हुए थे। जब 5 जीत के गए तो सोकॉल सेकुलर लोगों के पांव तले ज़मीन खिसक गई और उसको ऐसा लगा कि गुलामों की बस्ती में किसी ने आज़ादी की आवाज़ उठा दी है। और उस दिन से वो लोग बेचैन हो गए। बीजेपी जितना परेशान हमसे हैं, उससे कम परेशान ये शेडो सेकुलर्स नहीं है। इनको लगता है कि वो मुसलमान, एक बड़ी बात है जिस तरीके से बीजेपी आरजेडी और तमाम दलों को स्यूडो सेकुलर कहती है, AIMIM के मुखिया भी वही बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम तबाह हुए हैं। बिहार का दलित समाज और बिहार का मुस्लिम समाज 2 लोगों से बर्बाद हुआ है। एक तो वो लोग हैं जो लोग फिरका परस्त हैं, जो कम्युनल हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो लोग मौका परस्त हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। इन दोनों ने मिलकर तबाह किया है। आज़ादी के 77 सालों के बाद बिहार में जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, उसमें देख लीजिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के रिजर्वेशन के बाद भी
जहां 4 लाख नौकरियां मिलनी थी। बिहार में सबसे बड़ी आबादी जो 20% आबादी है वो शेड्यूल कास्ट की है। शेड्यूल कास्ट को इन शेडो सेकुलर्स ने और कम्युनल फोर्सेज ने कहां धकेल दिया है। और मुझे अफसोस है कि शेड्यूल कास्ट की जो लीडरशिप उठती है वो मनोवादियों के साथ जाकर बैठ जाती है, ये फ्यूडल्स के साथ जाकर बैठ जाती है, जिसकी वजह से 4 लाख नौकरी मिलनी थी इनकी। 2,56,00,000 की आबादी है एससी की, और बिहार के 20,49,370 सरकारी नौकरी में एज पर पॉपुलेशन उनका जो शेयर होता है वो 4 लाख का होता है। 3 लाख नौकरी उनको मिली। लेकिन वही अगली जाति के लोगों को मैं चिढ़ाना नहीं चाहता, उनका प्रयास रहा है, उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिवेट किया है, एजुकेशन को उसने हथियार बनाया है। आज हमारे 37 लाख की आबादी भूमिहार भाइयों की नौकरी मिलनी थी 58,000, 1,87,000 नौकरी ली। ब्राह्मण भाइयों की आबादी 40 लाख 41 लाख, नौकरी 70,000 मिलनी थी, 1,71,000 नौकरी ली। इसी तरह से आप देखेंगे कि सन 1990 में मुसलमानों से ज़्यादा नौकरी नहीं थी यादव भाइयों की, लेकिन लालू जी आए तो उसने वाई को वहाँ पहुँचा दिया कि 2,90,000 नौकरी मिलनी थी, मिल गई उनको। और मुसलमानों की जिनकी आबादी यादव भाइयों से बड़ी है, दो सेकंड लार्जेस्ट आबादी है 18%, 2,31,00,000, और उसकी नौकरी होनी थी 3,68,000, 1,73,000 नौकरी, 1,63,000 नौकरी देकर उनको लगभग 2 लाख नौकरी से वंचित रखा। ये तमाम तो लोगों ने किया है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर असेंबली में मेरे अलावा न कोई दलित लीडर बोल सका, न कोई मुस्लिम लीडर बोल सका, चूंकि उसका रिश्ता चाहे तो एनडीए से है चाहे इंडिया से है। और ये 35 साल की 30 साल 35 साल की नौकरी होती है। इस नौकरी के खाने में दलितों के और मुसलमानों को नौकरी से वंचित रखने में सब लोग बराबर के भागीदार हैं। इसलिए शर्म के मारे कोई नहीं बोल पा रहे मेरे अलावा। नहीं, ठीक है, आपने ये बात कही, इसमें बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं, लेकिन मैं पहला सवाल करता हूं। आपको हिंदू में तमाम जातियों में ये बात दिखाई पड़ रही है, भूमिहार को ज्यादा नौकरी, राजपूत को ज्यादा नौकरी, ब्राह्मण को ज्यादा नौकरी, ठीक है, मान लिया कास्ट को ज्यादा नौकरी। मैं आप कह रहे हैं आबादी के हिसाब से ज्यादा नौकरी। हाँ। ये इस समस्या से मुसलमान समाज भी तो ग्रसित है। पसमानदा कहां रह गया? शेख, सैयद, पठान हर जगह वही तो रूल कर रहे हैं, और राजनीति में भी यही होता है। अख्तरुल साहब, मैं सवाल पूछ लूं, आप बिल्कुल मुझे करेक्ट करिए, मेरा ज्ञान वर्धन करिए। राजनीति में भी तो यही होता कि ये लोग डोमिनेट करते हैं, बड़े बड़े हुक्मरान इन तक पहुंच जाते हैं और बाकी आबादी उनके पीछे लग जाती है। और कहा जाता है कि मुस्लिम समाज का जो डेवलपमेंट रुका, उसकी बड़ी वजह यह है कि एक समाज, ये समाज अपने कुछ बड़े मुखियाओं के पीछे चल पड़ता है और उनको बड़ी बड़ी पार्टियां साध लेती है, और इसीलिए मुस्लिम समाज डेवलप नहीं कर पाया, बल्कि अवसान की ओर जाने लगा। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। हर धर्म में कुछ न कुछ जातियों पर लोग बटे हुए हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता। मुसलमानों के यहाँ भी सैयद हैं, शेख हैं, अंसारी हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन एज ए होल मुस्लिम आबादी का अगर विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि नौकरियों में जो हाल अंसारियों का है वही हाल सुरजापुरियों का है, वही हाल कुल्हिया लोगों का है। जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ पर अंसारी की आबादी कम है, यहाँ पर सुरजापुरी की आबादी 24 लाख है, और उस हिसाब से जो उनको नौकरी मिलनी थी उसको 1/3 नौकरी मिली है। 12 लाख की आबादी है हमारे इनकी कुल्हिया भाइयों की और सिरसाबादियों की, उनकी नौकरी 18,000 19,000 मिलनी थी, उनको 5,000 7,000 नौकरी मिली है। तो ये सवाल जो है मुस्लिम समुदाय में जात बिरादरी अलग हो, लेकिन सरकारी तौर पर जो मुराआत मिलने चाहिए, जो फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए, जो नौकरी मिलनी चाहिए, उनमें सबका हाल एक ही हाल है, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। माली एतबार से कोई ज़मीन जायदाद रखते हों, सोशल स्टेटस उनका बड़ा है, लेकिन सरकारी तौर पर जो नौकरियां मिली हैं वो मुसलमानों के सभी समुदाय के साथ एक बराबर का है। वो विश्लेषण की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता। ठीक है, सवाल को आगे बढ़ाते हैं जी। आप आरजेडी में थे, आखिरकार आपको आरजेडी में क्या दिक्कत दिखी? लालू प्रसाद तो कहते हैं हम मुसलमान के रहनुमा हैं, हमने बहुत कुछ किया है। लालू प्रसाद के पीछे मुस्लिम समाज दिखाई पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आपने कहा 18% आबादी, हमें 4 लोकसभा सीट क्यों दिया गया? ये एक बड़ा सवाल है और हमने अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा उठाया है। बड़ा सवाल यह है कि आबादी के अनुसार नौकरी की मांग करने वाली पार्टी, आरक्षण की मांग करने वाली पार्टी मुस्लिम मसले पर अपनी आंख बंद क्यों कर लेती है? क्या आप मानते हैं कि लालू प्रसाद वाकई रहनुमा नहीं है और आरजेडी में गए, आपकी आंखें खुल गई, इसलिए आप ओवैसी जी के साथ चले आए? मैं आपके सवाल में ही जवाब है।
हम आपसे सुनना चाहते नहीं, आपके सवाल ही में जवाब है कि मुसलमानों के साथ अनदेखी क्यों करते हैं। मैं दो चीज़ें आपको अभी बता रहा हूँ इनकी नाइंसाफियों की। यकीन जानिए कि बिहार में इस वक्त ज़्यादा भाइयों की आबादी 14% है और इसमें से इनके लगभग 6 से 7% लोग भाजपा में जा चुके हैं। बिहार में जितने एमएलए एमपी यादवों को जीते हैं या मुस्लिम जहाँ से आरजेडी के टिकट में खड़े हुए वहाँ जाके देख लिए, यादव भाइयों ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को हरा दिया। तो मामला ये है कि यादव भाइयों का मैं समझता हूँ एज ए होल 60% राजद के साथ है, 40% बीजेपी के साथ जा चुका है। लेकिन मुसलमानों के 18% में 18% इनके साथ है। 0.5% हम डिस्टर्ब किया है, लेकिन 17.5% इनके साथ है। तब तो हार हो जाएगी, आपकी बड़ी हार हो जाएगी, आप चुनौती नहीं दे पाएंगे आरजेडी को। मैं आपको बता रहा हूं कि किस मामले में, ये कब का मामला है, 2015 को मैं बताता हूं। 2015 में जब महागठबंधन का इलेक्शन हुआ तो मुसलमानों ने स्नान करके वजू करके वोट दिया इनको। जब सरकार बनी 41% वोट इसने हासिल किए। 41% में 18% वोट माइनॉरिटीज के थे और नॉन माइनॉरिटीज के, जादवों के, कोयरियों के, कुरुमियों के, ब्राह्मणों के सब वोट उनको 23% मिले थे। लेकिन उस 23% में 25 मंत्री बने और 38 मंत्रालय मिला उनको और 18% जुम्मन मियाँ को 4 मंत्रालय मिला। अब्दुल गफूर साहब मर गए बेचारे, कब्रिस्तान के वजीर थे। मियाँ खुर्शीद बने, चंपारण में गन्ना के वजीर बने, चंपारण से बाहर कहीं पाँव नहीं रख सकते। अब्दुल जलील मस्तान जो मुसलमानों पर शराब का कतरा कतरा हराम, उसके बने वजीर अब्दुल जलील मस्तान। और एक बनाया गया अब्दुल बारी सिद्दीकी को फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हमेशा कमर्शियल टैक्स भी रहा। लेकिन चूंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी जुम्मन मियाँ से आते हैं तो कमर्शियल टैक्स काट के अलग कर दिया गया। अभी देखिए यादवों का एक बड़ा समूह जा चुका है भाजपा में, लेकिन पिछला जो इलेक्शन हुआ 14% यादवों को 57 टिकट मिले और 18% मुसलमानों को 17 टिकट दिया राजद ने। ये तो खुली बात है भाई। मैं कह रहा हूं लोक लाज से कुछ नहीं बोलते हैं। मैं चूंकि अंदर खाने देख कर आया हूं इसलिए मैं बोलता हूं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, लालू तेजस्वी सब ठग रहे हैं मुसलमान को? इसमें कोई शक की बात है क्या? इसमें कोई शक की बात है क्या? अगर वो नहीं ठगते तो मैं कह रहा हूं कि बिहार में लालू जी कहते हैं बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, ए जुम्मन मियाँ, ए अब्दुल मियाँ, आओ झंडा संभालो, नेता बनो। आज जुम्मन मियाँ नेता बन के गए तो 4 का बलिदान किसने किया? आरजेडी ने किया। इसके माने मुसलमानों के वोट पसंद है। ये 4 को जो हमारा उचक लिया, छीन लिया, खरीद लिया, किसने खरीदा? भाजपा नहीं, राजद ने खरीदा। इसके माने राजद नहीं चाहती है कि मुस्लिम लीडरशिप उठे। नहीं, आप राजद बोलते हैं, लालू क्यों नहीं बोलते हैं? आप तेजस्वी क्यों नहीं बोलते? मैं ये अरे राजद मतलब तेजस्वी एंड लालू, ठीक है। प्राइवेट कंपनी, उनके एक साहब बोल रहे थे कि 3 ही आदमी चला रहे हैं IMIM को। मैं कह रहा हूं भैया मैं तो 3 को चला रहा हूं, 3 से डेमोक्रेसी हो जाती है, 2 का वोट जिधर गया वो चलेगा। लेकिन ये तो एक ही आदमी चला रहा है, तो एक ही आदमी चला रहा है जिसका नाम लालू प्रसाद है। या दूसरे में कहिए कि तेजस्वी भी है, उसके अलावा किसी की चलती भी है वहां क्या? मियाँ जुम्मन को भी जो पीछे जगह हो गई थी तो MIM आई है तो कम से कम अब उनको टूल पर आगे बैठाने लगे हैं, वो मेरी वजह से। चलिए मैं अगर आपसे सीमांचल की बात कीजिए। नहीं बिल्कुल, मैं एकदम सीमांचल की बात कर रहा हूं और मुझे लगता है कि इस बार आप सीमांचल तक ही सीमित नहीं है, आपकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। आप जीते नहीं जीते ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप हराएंगे बहुत लोग। मैं देखिए, जो मैं अपने पत्रकार की नजर से जो देख रहा हूं वो मैं समझ रहा हूं। जैसे पिछले बार तक सीमांचल में आप प्रभावी थे, इस बार मुझे दिखाई पड़ा कि लोग अलग अलग जगह में भी आपकी चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है आप जीतेंगे हारेंगे ये तो अलग बात है, पर आप हरा जरूर देंगे, जीता जरूर देंगे, ये मुझे दिख रहा है। बाकी चुनाव का परिणाम ही सब कुछ बता सकता है। अगर मैं सीधा सवाल करूं, मुसलमान समाज का बड़ा दुश्मन आप किसको मानते हैं? लालू, कांग्रेस, महागठबंधन या बीजेपी? AIMIM क्या मानती? मुसलमानों का सबसे जो बदहाली की वजह है वो मुसलमान है। मैं मुसलमान को मानता हूं कि मुसलमान अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचान नहीं पा रही। मैं मुसलमानों को मानता हूं। दोस्त और दूसरे मानों में दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये तो बता दीजिए। मुसलमानों के दूसरे मामले में मुस्लिम लीडरशिप है। जो मुस्लिम लीडरशिप मुसलमानों का वोट लेकर पार्टियों में जाती है, वो पार्टी का वकील तो बन जाता है लेकिन अपने कम्युनिटी के मसाइल को बोल नहीं पाता। तो मुसलमान सियासी एतबार से कमजोर हैं और मुसलमान का लीडर सबसे बड़ा ठगोड़ा है जिसने मुसलमानों को बदहाल किया। नहीं, पर वही तो मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मुसलमान के लीडर तो लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। आप वो राजद के लीडर हो सकते हैं, मुसलमानों के लीडर नहीं हो सकते। देखिए
पिछले अगर हम 30 साल की बात करें, जब से कांग्रेस कमजोर हुई है, आपने खुद माना है कि मुसलमान का बड़ा तबका आरजेडी को ही वोट करता है ना, और एक छोटा चंक नीतीश कुमार को भी वोट करता था और कुछ परसेंटेज बीजेपी को भी करता होगा। लेकिन बिहार में बड़े नेता तो लालू प्रसाद है ना मुसलमानों के, तेजस्वी यादव अभी तक साबित हुए हैं, उसमें आपने सेंधमारनी करनी शुरू कर दी है। सवाल वही है कि आप आरजेडी में रहे, एआईएमआईएम में हैं, अब उसके मुखिया हैं, चेहरा है, और आप कहते हैं मुसलमानों के कॉज के लिए मैं लड़ूंगा। तो आप लड़ भी रहे हैं, मैं मान लेता हूं, पर आप तमाम दल के नेताओं को, पार्टी को, किसको सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं? एआईएमआईएम आरजेडी को दुश्मन मानती है या बीजेपी को दुश्मन मानती है? मैं ये कहता हूं कि हमको सबने लूटा है। और ज्यादा किसने लूटा सर, ये बता दीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि जिसने लंबे अंतराल तक हुकूमत की है, मामला उनका जाता है। क्योंकि इन 77 सालों तक किसी ने हमारी गर्दन काटी है, बीजेपी ने, और ये मौका परस्त पार्टियों ने हमें जहर देकर मारा है। किसी ने भी हमारे साथ सही इंसाफ नहीं किया है। तो यही मामला है। एक बड़ी अच्छी बात कही एक नेता ने कि मियाँ बीजेपी में और ये सेकुलर पार्टियों में फ़र्क इतना ही है कि मुर्गे को कोई झटका करता है, कोई हलाल करता है। तो हमें तो कोई झटका मारता है, कोई हलाल करता है। साहब मैं किधर जाऊं भागकर इस सियासी जंगल में? एक तरफ दरिंदा है, दूसरी तरफ शिकारी है। पर खुलकर नहीं बोलने की अरे खुलकर आप समझ रहे हैं, समझदारों के लिए इशारे काफी हैं भाई। नहीं, समझदारों के लिए इशारे काफी हैं। क्यों कर रहे हैं सर? खुलकर बोलिए ना। मेरे लोग समझ रहे हैं कि जिसने लंबे अंतराल तक हुकूमत की है वो ज्यादा जिम्मेदार है मेरी बदहाली का, और हम खुद भी जिम्मेदार हैं अपनी बदहाली का। चलिए, ये आप बड़ी बात कर गए। अब सब बड़ा सवाल ये है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई और कहा यह जाने लगा सीमांचल में वो आए, कर्नाटक में जीते, अब मुसलमान कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहा है। झारखंड में जीत हुई, कहा जा रहा है मुसलमान कांग्रेस की तरफ अब बढ़ रहा है, वो विश्वास पैदा हुआ है फिर से। अब बिहार में भी कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि राहुल गांधी की यात्रा की वजह से मुसलमान अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। अगर मैं एआईएमआईएम से पूछूं तो मुसलमानों के बीच तेजस्वी यादव ज्यादा पॉपुलर है, लालू यादव ज्यादा पॉपुलर है, या राहुल गांधी पॉपुलर है? मैं कह रहा हूं ये बात तो उन लोगों से पूछिए। मैं तो इस वक्त देख रहा हूं कि बिहार में एमआईएम मुसलमानों के दरमियान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए कि मेरे साथ भी खड़े हैं, और जब इनका काफिला निकलता है तो इनको भी झंडे दिखा के कहते हैं, इसलिए मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर मुसलमानों में मैं हूं। आप बार बार कहते रहे हमको शामिल करो, बीजेपी को हराना है, आपने चिट्ठी लिखी, आपकी एक गाड़ियों का लंबा काफिला उनके दफ्तर तक भी गया, हम लोगों ने कवर भी किया, हम आपकी हर खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं। अब आप ये बताइए कि आरजेडी ने आपको क्यों नहीं लिया, जबकि आपके नेता की दोस्ती तो लालू जी से बहुत अच्छी है। मैं कह क्यों नहीं लिया, ये सवाल तो आप उनसे पूछिएगा। नहीं, पर आपको लग रहा होगा ना कि क्यों नहीं लिया। मैं ये समझता हूं, ये ओवैसी जी, अख्तरुल इमाम साहब का वन साइडेड लव है, लंबे समय से वन साइडेड लव है कि क्या है, ये बता तो दीजिए। एक तरफा प्यार है? नहीं, माशूका ये कहती रही कि मेरा आशिक मेरे दरवाजे पे आता नहीं है ना, इसलिए मैं मुखातब नहीं हूं। मैंने दुनिया को बता दिया कि देखो मगरूर आशिका के दरवाजे पे हूं, माशूका के दरवाजे पे हूं, फिर भी वो आंखें नहीं खोलती है। तो असल हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो लोग कहते थे कि आप लोग गठबंधन क्यों नहीं कर लेते। आप लोग भी कभी कभी विश्लेषण में करते थे कि साहब एमआईएम को गठबंधन कर लेना चाहिए। तो गठबंधन मैं नहीं करता हूं या गठबंधन आप नहीं करते हैं, ये दुनिया को हम बता देने में कामयाब हो गए। हमने चिट्ठी लिखकर कह दिया और ढोल बजाकर भी कह दिया कि हम आपके साथ जाने के लिए, और क्यों जाने के लिए तैयार हैं। 4 लोगों को मेरे भगा के जेल के लेके गए, उनसे फिर भी मैं हाथ मिला रहा हूं। आप कहिएगा साहब ये तो बेशर्मी है, ये कमजोरी है। कमजोरी नहीं है, मैं विचारधारा की राजनीति करता हूं। बिहार में और पूरे देश में बीजेपी जो इस वक्त नंगा नाच रही है और संविधान पर जो हमला कर रही है, मैं ऐसे वक्त में समझता हूं कि मेरी बका और मेरे जान और माल का मसला बाज का है, लेकिन 2 चीज़ों को बचाना ज़रूरी है। एक तो संविधान को, और दूसरा कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों के सौहार्द को। गरचे हम सौहार्द बचाने में लड़ते हैं, हम घायल होते रहते हैं। यही वजह है कि 4 लोगों के लुट जाने के बावजूद भी मैंने कहा आओ हाथ मिलाओ, बिहार में कम से कम सौहार्दपूर्ण वातावरण को स्थापित करो, ये कॉमनल फोर्सेज को शिकस्त दे दो। लेकिन ये चाहते ये हैं कि कॉमनल फोर्सेज रह जाएं लेकिन मुसलमानों को ऊपर उठने नहीं दें। मैं अक्सर कहता रहा हूं, बात तल्ख है हमारी
गांव की गरीब बेवा की बेटी खूबसूरत होती है, उसके जिस्म को हर कोई नोचना चाहता है, उसके बिंदिया पे सिंदूर कोई नहीं लगाना चाहता है। मुसलमानों का हाल वही हो गया है कि इनका वोट लेना चाहता है, लेकिन सत्य में इनको कोई साझीदार बनाना नहीं चाहता है। नहीं, पर वो तो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। वो कहते हैं वो हमारी मदद AIMIM बिहार में मदद करे, हम हैदराबाद में मदद करने जाएंगे। वो कहते हैं बीजेपी की बी टीम इसलिए, लॉजिक देते हैं, कहते हैं ये बताइए बैरिस्टर साहब, मतलब असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कभी आपने सुना है ED रेड हुआ हो? आपने सुना है CBI रेड हुआ हो? आपने देखा किस तरीके से उनको विदेश में एक फॉरेन डेलीगेशन को लीड करने का अवसर प्रदान किया? तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि पर्दे के पीछे ओवैसी और मोदी जी में सेटिंग है। क्या वाकई सेटिंग है क्या? एक तो बात बता दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के मौके से जो बाहर डेलीगेशन गया था उसके लीडर वो नहीं थे, उसमें सबऑर्डिनेट थे वो। नहीं, अब सुनिए, मैं कह रहा हूं, 5 नाटों के दरमियान में एक लंबा आ जाएगा, लीडर न भी होगा तब भी ऊंचा दिखेगा। तो मेरा लीडर ही कुछ ऐसी क्वालिटी रखता है, वो जहां भी जाता है छा जाता है। और दूसरी बात, माँ बीमार पड़ी हॉस्पिटल ले गए, अब वो बीमार नहीं पड़े तब भी उनका ऑपरेशन कराएं क्या? मैंने चोरी न करे तब भी जेल जाए क्या? अरे बैरिस्टर असुद्दीन बैरिस्टर है, वो अपना मामला साफ रखता है, मंत्री कभी बना नहीं, किसी को कभी ठगा नहीं, तो ED का छापा क्यों पड़ेगा यार? अरे जिनके पेट में दर्द है, जिनको ऐठन है, जिनको डिकार आती है, उनको ना चाहिए डॉक्टर, मेरे को नहीं। पर वो कहते हैं, आप देख लीजिए 90% से ज्यादा अच्छा ED रेड गलत ही पड़ा है, फिर असुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ क्यों नहीं? अब नहीं पड़ता है तो हमारी वो हैसियत है ना, और हमारे साथ कितनी दुश्मनी होती है। ये कहता है कि इसकी पूरी कौम को बर्बाद कर दिया, मियां जुम्मन को नीचे बैठा दिया। यार एक जुम्मन बोलता है, उनको बोलने दो, पूरे जुम्मन को तो लूट लिया इसने। और आप कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम, कौन लोग कहते हैं? शर्म हया है किसी को? मुझे मेरी तल्ख होती है बात है किसी को? आप बताइए, 90 में हुकूमत बनी थी लालू यादव साहब की, आउटसाइड सपोर्ट किसने किया था? बोलिए जरा, आप याद होगा आपको? बीजेपी ने किया। चलिए अच्छा, आप ये बात बताइए कि वो तो BP सिंह गवर्नमेंट को भी किया 2005 में। चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगाता हूं। अच्छा क्या नहीं, क्यों नहीं लगाते हैं? क्या पोल के बाद अलायंस करिएगा क्या? मैंने कहा ठीक है, अलायंस नहीं किया, लेकिन सपोर्ट किया, थोड़ी हमदर्दी थी। लखनऊ में उछल उछल के मोदी जी के परिवार से फोटो, मोदी से किसका परिवार ने फोटो लिया? मेरे परिवार ने लिया क्या? अवैसी के परिवार ने लिया क्या? उछल उछल के किसने लिया? राजद वालों के परिवार ने फोटो लिया। मुझको तो, मैं देखता हूं मोदी को तो मेरी बिल्किस की आवाज नजर आती है, गुजरात में गोधरा में कटे हुए सोहराब की जली हुई आंखें नजर आती हैं। लेकिन क्या इनको ऐसी नफरत थी? उछल उछल के फोटो ले रहे थे। अच्छा आइए, आप 2005 में दिवंगत नेता रामविलास पासवान साहब ने 29 लोग जीत के आए थे, मैं भी उस वक्त जीत के गया था राजद में, और उस वक्त हुकूमत नहीं बन पाई। इन्होंने ऑफर किया था कि साहब मेरा समर्थन ले लो, सरकार बनाओ, वरना बीजेपी के हाथ में बिहार चला जाएगा। लेकिन वही राजद है जिसने बीजेपी के हाथों में सरकार जाने दिया, लेकिन किसी मुसलमान मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार नहीं हुए। बीजेपी की बी टीम कौन है? अच्छा आप आइए, चलिए, आप पूर्णिया की धरती में हैं, गवाह होंगे, यहां हमारे बहुत सारे लीडर हैं। अरे नहीं दे रहे हो इंडिया गठबंधन को वोट, तो एनडीओ को दे दो। ये जुमला किसका था बताइए? याद होगा आपको? ये जुमला किसका था? तेजस्वी यादव। आप बताइए साहब कि एनडीए का समर्थन जो करे साहब, तो वो तो हो जाए पाक, और मैं एनडीए से लड़ूं साहब 56 इंच के सीने वाले से, तो मैं हो जाऊं बीजेपी की बी टीम। मैंने दुनिया में ऐसी कोई तमसील नहीं देखी, कातिल ही मसीहा है, कातिल ही सिपाही है। बड़ा अजीब सा मामला भाई। नहीं, पर ये हो रहा है ना कि आप उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर उनका रहे वोट, हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि बिहार की ये आजाद जनता, ये नागरिक जनता, किसी की बबोती है, किसी की वो रैयत है, किसी का अपना खरीदा हुआ माल है जो सिंग मार रहा हूं। अरे मैं भी आ रहा हूं, तू भी आ रहा है मैदान में, आवाम जिसको चाहेगी चुनेगी। अगर 90 से पहले आप नहीं थे तो आप सिंगमारी करने के लिए गए थे। जब आपको कहा जाता था कि आप कांग्रेस की सिंगमारी कर रहे हैं, तो कितना तीखा लगता था आपको, चूंकि कांग्रेस आ रही थी, है ना? तो 77 की ललकार जनता की सरकार, तो जनता को कर रहे थे कि जनता की सरकार तो सिंगमारी कर रही है कांग्रेस वोट में। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में तमाम तर नागरिकों की इज्जत, सम्मान, वोट का वैल्यू और उसका जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है सब बराबर की होनी चाहिए। किसी की रैयत नहीं है को कोई किसी को छीन रहा है। तो ये बताइए, बिहार में आप राजनीतिक रूप से अछूत क्यों हैं? ये बताइए, कोई आपके साथ अलायंस क्यों नहीं करता है? ये एक बड़ा सवाल है। आपके भीतर कॉन्फिडेंस जगह कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके नेता की छवि सेकुलर वाली बनी, लेकिन नहीं, सेकुलर वाली बनी नहीं।
दुनिया जिनके आंखों में पट्टी नहीं, उनकी पट्टी खुली, सेकुलर तो पहले भी थे। बिल्कुल, देखिए सेकुलर पहले थे, मैं परसेप्शन वाइज बात कर रहा हूं, लोग सोशल मीडिया में खुल के लिखने लगे। जी जी जी। अब सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद बिहार में लोग आपसे अलायंस क्यों नहीं करते हैं? आपने तारीफ की दिवंगत नेता रामविलास पासवान की, चिराग आपसे क्यों नहीं गठबंधन चिराग तो करते? खुद चले गए। आप- चिराग तो खुद आ- आ- अपने पिता के डगर से हट गए हैं। आपके प्रवक्ता कई बार हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रशांत किशोर के मुद्दे की उन्होंने तारीफ की, फिर भी पीके आपसे गठबंधन क्यों नहीं करते? अच्छा, आप PK मिलने ऐसे- आप मैं तो जीत के भी आया हूं, पीके तो भी जीत के भी नहीं आए। सुनिए, मैं आगे एक और सवाल पूछ लूं। मैंने देखा अभी ये पान पार्टी की भी चर्चा बिहार में बहुत सारे कॉर्नर में है। आप एक बार घर पे मिलने भी गए थे और बड़ा अच्छा चाय वाय का नजारा था, फिर भी गठबंधन क्यों नहीं हुआ? सवाल मेरा सिर्फ एक है कि AIMIM अभी भी बिहार में अछूत क्यों है? जब मैं आपके फ्लेक्स को देखता हूं, देखिए फ्लेक्स है आपका, इस फ्लेक्स में जिसका एक भी MLA नहीं जीता उसका फोटो है, जिसका 3 MLA जीता उसका फोटो है, मैं 5 के साथ जीता हूं उसके बावजूद भी मेरा फोटो नहीं है। बताइए मैं क्या करूंगा? सब लोग तो मुझे इसी नजर से देखते हैं ना, सब लोग मुझे उसी नजर से देखते हैं। लेकिन मैं बताता हूं, गांव में दलित की बस्ती होती है तो कहते हैं कि उनके यहां जाते हो, उनके यहां के पानी से तो मेरी महिलाएं पाँव नहीं धोती हैं। लेकिन उनका बेटा जब UPSC कर जाता है तो ये बड़े घर का आदमी अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर दामाद बनाने के लिए तैयार रहता है। मैं बता देता हूं अभी आपको, जब 5 हम जीत के आए तो आदरणीय लालू जी ने मुझे 20 बार फोन किया, अख्तर तुम हमारे पुराने आदमी हो, आ जाओ समर्थन करो। मैंने कहा सर आप मेरे नेता हैं, मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं और आज भी करता हूं। लालू जी ने दलितों की आवाज़ उठाई है, लेकिन मैं ये बात खुल के कहता हूं, लालू जी के राष्ट्रीय जनता दल की हालत और थी, तेजस्वी जी का राष्ट्रीय जनता दल और है। तो मैं लालू जी का आदर करता हूं। उन्होंने कहा कि आओ, तो मैंने कहा सर मैं अवैसी साहब से इजाज़त ले लेता हूं तब आता हूं। अगर ये बात बताइए, अगर ये 18 जीत गए होते तो मैं किंग मेकर होता ना, दलित के उसी बेटे की तरह होता मैंने जो UPSC कर गया है। तो जहां एक मरतबा मुझको मौका मिल जाएगा तो देखिएगा सारा बकाया मैं वसूल कर लूंगा। और यहां पर गठबंधन की हुकूमत बननी है, किसी के एक की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बनने नहीं जा रही है। मैं अभी गोल नहीं कर पाया हूं, गोल करूंगा जिस दिन मेरी वजह से हुकूमत बनेगी, ये सारी अनटचेबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी। लास्ट 2 सवाल पूछूंगा और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सीमांचल पर बात कीजिए। बिल्कुल सीमांचल पर, क्या सीमांचल में यात्रा करके राहुल और तेजस्वी महफिल लूट ले गए वोट पुनरीक्षण मसले पर? कैसे देखते हैं आप? आपको लग रहा है कि सीमांचल में बड़ी चुनौती दोनों का अलायंस देने जा रहा है आप? मैं कह रहा हूं कि अगर यहां से तो जीत कर MIM भी जाएगी सीमांचल से ज्यादा अच्छी सीटों पर, जहां पर बीजेपी का मामला है वहां जाकर उसको क्यों नहीं हराने के लिए गए हैं? आज भी देख लीजिए, जो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के गढ़ में क्यों नहीं काम करने जा रहे हैं सीमांचल में? इसके माने नंबर 1 टारगेट में हूं, मैं उसकी परवाह नहीं करता। सीमांचल के साथ दिल्ली और पटना की जालिम सरकारों ने मुसलसल नाइंसाफी की है। सबसे ज्यादा पलायन आज सीमांचल का हो रहा है। क्यों नहीं पलायन पर आवाज उठाते हैं? 18 महीने तक हुकूमत रही राजद की और नीतीश जी की, JDU की। यही मिस्टर तेजस्वी आए थे, इन्होंने ठाकुरगंज में ठाकुरगंज के दरो दीवार और कनकन को याद है, जो कि इन्होंने कहा मैं जीत जाऊंगा तो अवैसी साहब बनाना चाहते हैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, मैं बनाऊंगा। एक याद नहीं आया। पर कैपिटा इनकम सबसे कम पूरे बिहार में सीमांचल का, गरीबी सबसे ज्यादा सीमांचल में, पलायन मजदूरों का सबसे ज्यादा सीमांचल में, पानी में आर्सेनिक, पानी में आयरन, पानी में यूरेनियम पाया गया है। और कैंसर के सबसे ज्यादा बीमार अगर कहीं है तो वो सीमांचल में। एम्स का ब्रांच यहां नहीं खुलेगा। मुझको कल तक अविभाजित बिहार में हाईकोर्ट का बेंच, स्पेशल बेंच था आपका जाकर के रांची में, झारखंड में, और आज हाईकोर्ट के बेंच के लिए हम लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट का बेंच हमको नहीं दे रहे हैं। सैलाब की तबाही सबसे ज्यादा सीमांचल में है। पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए मोदी जी को धन्यवाद कहिएगा। अरे मैं क्या करूं, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, आज से 7 साल पहले तो आ तो गए मेहरबान। आए तो अरे देर होती है, इंतजार की घड़ियां लंबी जरूर होती है, लेकिन आ तो गए मेहरबान। मैं बता दूं, बेवा के बस्ती में दीवार के उस पार बिरयानी पकने से गरीब बेवा का पेट नहीं भर जाएगा। चलिए सुनिए, मैं बता देता हूं, अररिया, पूर्णिया, कटिहार की आबादी 1 करोड़ 30 लाख हो गई है और एयरपोर्ट से सफर करेंगे 5% लोग। अब बाकी 1 करोड़ 20 लाख लोगों का क्या हुआ? उसके लिए चाहिए एम्स का ब्रांच, उसके लिए चाहिए यहां पर रोजगार के लिए कल कारखाने, उसके लिए चाहिए फ्लड कंट्रोल का मसला, उसके लिए चाहिए हाईकोर्ट का बेंच, उसके लिए चाहिए फूड प्रोसेसिंग। हमारे यहाँ पैदावार हो रही है, गन्ने की भी पैदावार हो रही है। अंतिम सवाल, समय की कमी है, समय की कमी है। आप तो मुझे नहीं दर्शन कराए सीमांचल आएंगे आप। बिल्कुल सीमांचल पे आ गए। अंतिम सवाल,
पीके नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, 4 मंत्री को, किसी को लैंड चोर, किसी को करप्ट, सम्राट चौधरी पे आरोप लगा दिया, अशोक चौधरी पर आरोप लगा दिया, दिलीप जायसवाल पर आरोप लगा दिया, सीमांचल का जी मसला बिल्कुल। आप लोग मुखर हैं, पीके की बात को किस तरीके से लेते हैं? मैं आपको कह रहा लगता है हूं, नीतीश सरकार मैं कह करप्ट रहा है? हूं चोर को जो चोर कहे उसका समर्थन किया जाना चाहिए। और मैं कहता हूं कि बिहार में 2 चीजों को अगर बढ़ावा दिया, लोकतंत्र का अगर चीरहरण किया तो उसका नाम नीतीश कुमार है, और करप्शन की गंगा बहाई जिसने उसका नाम नीतीश कुमार है, और अफसरशाही का नंगा नाच जिसने नचाया उसका नाम नीतीश कुमार है, और भाजपा आरएसएस को बस्ती बस्ती तक पहुंचाकर हिंदू और मुसलमानों के सौहार्द को खत्म किया उसका नाम नीतीश कुमार है। इससे बड़े आरोप नहीं लगा सकता कोई। पप्पू यादव की लोकप्रियता से एआईएमआईएम को खतरा है, क्योंकि 39% वोट मुसलमान का है और यहां से वो सांसद बने। भाई जब कहा, वो तो रिएक्शन में बेचारे को लोगों ने जिताया, जब कह दिया राजद के नेता ने कि एनडीए को अगर इंडिया को नहीं देते तो एनडीए को दे दो, तो यहाँ के तो मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इसकी नीयत को भांप लिया, एक तीसरी ताकत को सामने में खड़ा कर दिया। चलिए अख्तरुल साहब, आप अपने व्यस्तम कार्यक्रम से यहाँ पहुँचे और ख़ास तौर पर जो आमौर में माहौल दिखा कल, मैं उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन इस सब के बीच आप यहाँ पर पहुँचे। आपकी एक शिकायत जरूर है, हम आगे से उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन आप साक्षात मौजूद हैं, आपकी पार्टी का हर मुद्दा हम उठाते हैं। लेकिन अंत में आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि सीमांचल से जुड़े हर मसले पर आपने बड़ी बेबाकी से बात की, इसलिए TV9 के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपने मुझे अवसर प्रदान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।